मित्रों, पिछले दिनों टीवी चैनलों पर आपने एक 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे पर चर्चा सुनी होगी और जिसने बिना किसी रुकावट के शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों की बिना देखे शुद्ध पाठन किया था और 50 दिनों में वो उसने दंड क्रम पारायण की विधि से उसको पूर्ण किया था। और यहाँ तक कि काशी के विद्वान भी अचंभित हो गए थे उसके इस मंत्रों के पाठन से। वो भी दंड क्रम, जो कि बहुत जटिल विधि है मंत्रों के उच्चारण की। और मोदी जी ने और योगी जी ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की थी। और ये दिखाता है कि इसके पीछे उस युवा का कितना तप होगा, कितनी साधना होगी, कितना अनुशासन होगा। और ये हमारी वैदिक काल की परंपरा, गुरु और शिष्य की परंपरा जो चलती आ रही है, ये उसका जीवंत उदाहरण है। और इस चीज़ का भी उदाहरण है कि कितना अनुशासित जीवन और कितनी ग्रहण और धारण करने की, मंत्रों के उतार चढ़ाव, उसका संतुलन, उसके असेंट डिसेंट, ऊर्ध्व दीर्घ स्वर में कैसे पाठन किया उसने और कितना अभ्यास किया होगा इसके पीछे। और ये गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है, ये हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 500-500, 600 मंत्र जो हैं वो विद्यार्थी एक दिन में याद कर लेते थे। और ये सचमुच चमत्कारिक विद्या थी। ये बुद्धि, बौद्धिक क्षमता को दिखाता है और बुद्धि की ग्रहण शक्ति, उसकी धारण शक्ति और स्मरण शक्ति को दिखाता है। और जो विद्या थी वो श्रुति और स्मृति और फिर उसके उच्चारण को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि उस समय कुछ लिखने का तो पेपर और पेन और पेंसिल का तो कोई ऐसा विधान नहीं था। सारी विद्या मौखिक दी जाती थी, वर्बली दी जाती थी, ओरल दी जाती थी। और यही कारण है, और तरह तरह की विधि से मंत्रों को याद करते थे। जैसे कि उसमें कई विधियां जो हैं, जटा पाठ या माला पाठ या शिखा पाठ, रेखा पाठ, घन पाठ, उसमें अनुलोम विलोम करके, उल्टा सीधा करके, कई बार बीच में से शब्द निकाल के उसको पीछे आगे करके, कई विधियों से इसका मंत्रों का पाठन होता था, पारायण होता था। तो इसका कारण ये था कि उस समय पेपर तो था नहीं, जिससे कि हमारी जो वेदों का ज्ञान है वो संरक्षित रहे, वो बचा रहे। और यही कारण है कि हजारों हजारों सहस्त्रों वर्षों तक हमारा ज्ञान सुरक्षित रहा, संरक्षित रहा। और ये गुरु शिष्य परंपरा इसके लिए बहुत जिम्मेदार है, जो कि आज भी चल रही है। लेकिन इस जो विधि को है वो अवधान कहते थे, अवधान कला। इसमें जो स्मृति में जो गुरु की वाणी बोलती थी, जो गुरु मंत्र बोलते थे, उच्चारण करते थे, वो शिष्य इतनी एकाग्रता से सुनता था, इतनी सावधानी से सुनता था कि वो उसकी चेतना में बैठ जाता था और वो उसको वैसे ही रिप्रोड्यूस, वैसे ही उसका उच्चारण कर देता था। मतलब आप देखिए कि बौद्धिक क्षमता कितनी थी, एकाग्रता कितनी थी। और पूरा ध्यान शुरू में जो भाषा का उच्चारण कैसे किया जाए, उसके स्वर, उसके व्यंजन, उसकी दीर्घ स्वर कौन से हैं और ह्रस्व स्वर कौन से हैं, कोई ऊंचा स्वर है, नीचा स्वर है, और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। प्लुत, ह्रस्व स्वर के साथ प्लुत और भी लंबा दीर्घ होता है, दीर्घ से भी दीर्घ, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ इंटोनेशन। तो ये इसका खूब अभ्यास कराया जाता था। मतलब भाषा को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी। और वो भी संस्कृत, जो कि हमारी आत्मा है भारत की, जो कि चेतना और चरित्र, चेतना को ऊंचा उठाती थी, कॉन्शियसनेस को एकदम एलिवेट कर देती थी, और साथ में चरित्र गढ़ती थी और संस्कार भी देती थी।
वो भाषा धीरे धीरे कैसे लुप्त कर दी गई या हो गई, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। तो सबको मालूम ही है कि कैसे होगा। आज सब फ्रेंच और ये सब दूसरी भाषाएं सीखना कुछ गलत नहीं, लेकिन संस्कृत जो उठाती है, जो हमारी पूरा जिसमें वेदों का ज्ञान है, हमारा पूरे ज्ञान, उसी को हमने भुला दिया। तो ये हमने गलती की, और हमारा ज्ञान जो है वो सारा संरक्षित इसी विधि से रहा। तो ये मतलब एक किस्म का समय, आजकल तो टेक्नोलॉजी हावी है, उस समय समझ लीजिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब शुरू हुई है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज हियर, टेक्नोलॉजी वॉज हियर इन देयर माइंड। और बुद्धि के लिए वो सब जो सुनते थे वो चेतना में समाहित कैसे हो जाता था, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही थी। पूरा देखो, पाणिनि का जो है वो व्याकरण का जो ग्रंथ है, उसके 4000 जो हैं वो सूक्त। मैं पाणिनि कन्या विद्यालय में गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कन्याएं कैसे मतलब बिना रुकावट के पूरे सूक्त बोल देती थी। और एक कन्या तो ऐसे, और वहाँ पे और भी विद्याएं ऐसी थी जिसका मैं जिक्र बाद में करूँगी। शब्द भेदी बाण से वो अपना धनुर्विद्या, अपना निशाना लगा लेती थी। वो कुछ गुरुकुल ऐसे हैं अभी भी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ मुझे जाने का मौका मिले। तो ये वैदिक काल की जो ये हमारी शिक्षा पद्धति थी, वो उसमें समाप्त हो गई, और वो जो अवधान की कला थी वो भी समाप्त हो गई। मतलब आप एक बच्चों को श्लोक सुनाइए वहाँ के जब विद्यार्थियों को, तो आप अपना वेदों के किसी भी खंड में से किसी भी मंत्र का आप पूछ सकते हैं कि ये किस पंक्ति में है और ये शब्द कहाँ है, कितने नंबर पे है। वो सब विद्यार्थी बता देते थे। उनको सारे वेद कंठस्थ थे, कंठस्थ याद थे, और त्रुटिहीन तरह से वो उसका उच्चारण कर लेते थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है बुद्धि की क्षमता जो है, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से ही सारे काम होते हैं, बुद्धि से ही सारी शिक्षा ग्रहण होती है। पर बुद्धि के भी कई डायमेंशंस हैं, बुद्धि के भी कई उसके गुण हैं, डायमेंशंस हैं। एक तो साधारण भौतिक जो हमें रोज़मर्रा के काम में हमें चाहिए होती है बुद्धि, वो तो पशुओं के पास भी होती है। एक तो वो साधारण बुद्धि। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में केवल यही बुद्धि नहीं, मेधा, मति, सुमति, प्रज्ञा, ऋतंभरा, ऐसी बुद्धियों के नाम उन्होंने दिए जो किसी भाषा में आपको नहीं मिलेंगे। मतलब इसकी श्रेणी है, और वो बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म होती चली जाती है। तो ये ऋषियों का कितना गहन अध्ययन था बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, और उसमें उन्होंने जो उसके गुण बताए वो थे कि एक तो ग्रहण शक्ति, स्मृति शक्ति, और उसके बाद फिर आपकी धारणा शक्ति, उसके बाद फिर अर्थ विज्ञान, तत्व ज्ञान, शुश्रूषा, मतलब उसमें श्रवण करने का इंटरेस्ट हो, जिसको इच्छा हो, श्रवण इच्छा हो, साथ में सेवा का भाव भी हो गुरु के प्रति, तो वो शुश्रूषा कहलाती थी। तभी वो जो सेवा करते करते जो ज्ञान मिलता था वो शाश्वत होता था, वो चिरस्थायी होता था। तो इस तरह से, और ग्रहण शक्ति तो आपका इसका जीवंत उदाहरण दे ही दिया है, और ऐसे कितने उदाहरण, ये तो बड़े मतलब इट वाज वेरी कॉमन ड्यूरिंग दोज डेज। और इसका कारण यही था कि सात्विक भोजन था, डाइवर्जेंस नहीं थी, और बुद्धि में कोई किसी तरह का कुछ कंफ्यूजन नहीं था, स्टेबिलिटी थी, अंदर भीतर साइलेंस थी। ये नहीं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थी, ऐसी नहीं थी फ्रोजन रिजिड बुद्धि जैसे आजकल की, हमें बस यही करना है, इसके अलावा हम कुछ और सोच ही नहीं सकते।
तो सोचने, विचार करने की शक्ति उसमें पैदा की गई थी, और वो भी हमारे ऋषियों की निरक्षीर बुद्धि थी। क्योंकि इसको धर्म का, बुद्धि धर्म का अंग है, लेकिन धर्म का अंग है तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी सोचने की शक्ति भी तो बुद्धि देती है ना। तो इसलिए ये बहुत सूक्ष्म तरीके से हमारे ऋषियों ने बुद्धि को समझा और उसके हिसाब से उन्होंने नियम बनाए, वैसा वातावरण दिया, वैसी शिक्षा दी। और श्रवण शक्ति, पहले जो जितनी भी विद्या दी जाती थी वो श्रवण के माध्यम से, और गुरु बोलते थे, गुरु की वाणी, दिव्य वाणी, और उसमें उनका अपना संस्कार, अपना तप और साधना भी शिष्य को हस्तांतरित होती थी। क्योंकि सामने आजकल तो सारा मोबाइल से काम होता है, तो वो तो ठीक नहीं है। उसमें तो गुरु जो हस्तांतरण करते थे वो कहाँ मिलता उनका तप ज्ञान। तो वो सामने बैठ के शिष्य सुनता था, उसको ग्रहण करता था, वो उसकी चेतना में कहीं समाहित हो जाता था वो ज्ञान, और वही वो जब पूछो वो उसको ही कुड एबल टू रिप्रोड्यूस दैट। तो इस तरह से अगर सबसे पहली जो बुद्धि के लिए चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए आपको, उसमें साइलेंस चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, तप चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, अध्ययन चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता। और साथ साथ इसकी जो आचरण, साथ में आचरण, ब्रह्मचर्य, संयम, हर तरह का संयम, ये बहुत ज़रूरी होता था। तो ये बुद्धि तभी परिष्कृत होती थी। और संस्कृत हमारी भाषा तो वैसे ही इतनी परिष्कृत, इतनी डेवलप्ड भाषा है, भाषा थी और भाषा है, कि अगर उसको हर हमारे विद्यार्थी पढ़ें तो वैसे ही पूरे राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। उनकी सोच बदल जाएगी, उनमें गहराई आ जाएगी, उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि विचार शक्ति आजकल है ही नहीं, विवेक है ही नहीं, क्रिएटिविटी है नहीं। हालांकि कुछ मामलों में हमारा सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, अब हमारे भारतवासी जाग रहे हैं इसके प्रति, लेकिन इतना बहुत नहीं है। धारणा शक्ति का एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि एक कविराज उमाचरण होते थे, उनके पितामह के पास विभिन्न देशों से विविध विद्याओं का अध्ययन करने के लिए आते थे। और एक विद्यार्थी था जो कि आयुर्वेद शास्त्र का विद्यार्थी था, उसकी जब स्नातक पूरी हुई तो उसका परीक्षा का समय आया। तो उस समय निघंटु विषय होता है जिसमें औषधि गुण विज्ञान है, एक निघंटु, उसका उनके गुरु ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसका जाने का वक्त आ गया था, तो उसको देखना था कि इसने कितना ग्रहण किया, कितना धारण किया। तो उन्होंने कहा, वो अपने उद्यान में कहा कि विशिष्य अब आपको परीक्षा देनी है। तो वो अपना आयुर्वेद, अपना जड़ी बूटियों के उद्यान में गए, औषधि उद्यान में गई। तो उन्होंने बहुत सारी हज़ारों औषधियाँ लगी हुई थी, तो उसमें से कुछ औषधियों की, कुछ हर्ब्स उन्होंने तोड़ी, उसको सुखा के एक गोली बना ली। और एक गोली जब बनाई तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, तुम इसको चूसो और बताओ कि इसमें कितनी जड़ी बूटियाँ हैं, कितनी औषधियाँ हैं। ये लो पेपर, ये लो अपना ये लेखिका, और इसमें आप लिखो। तो उन्होंने उसने बहुत एकाग्रता से अपना आंखें बंद की और उसने उसका अपना मुंह में उसने चूसा। तो उसने लिखना शुरू किया। उसके बाद उसने 14 औषधियाँ लिख दी। फिर उसके बाद वो रुक गया, तो कहने लगा पता नहीं ये 15वीं औषधि कौन सी है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो गुरु आए, तो गुरु जी ने बोला कि तुमने लिख लिया? उसने कहा कि हाँ गुरुदेव, गुरु आचार्यवर, मैंने 14 ये लिख दी हैं, आप पढ़ लीजिए।
लेकिन मुझे एक औषधि समझ में नहीं आ रही, वो कौन सी है, वो 15वीं है एक औषधि और। तो उन्होंने कहा, बेटे, और उन्होंने पढ़ी सारी औषधियों के नाम, बिल्कुल करेक्ट थे, बिल्कुल सही थे। उन्होंने कहा, बेटे आप उत्तीर्ण हो गए हो, आप पास हो गए हो परीक्षा में। यही 14 थी, लेकिन 15वीं जो आप बोल रहे हो, वो 15वीं औषधि का तो मैंने आपसे परिचय ही नहीं करवाया, आप परिचित नहीं हैं उससे, क्योंकि वो अभी अभी कुछ दिन पहले ही वो अभी औषधि लगाई थी हमने अपने उद्यान में। तो उन्होंने बहुत उसकी प्रशंसा की। ये देखिए प्रखर धारणा शक्ति का कमाल, ऐसी हमारी विद्या होती थी, ऐसी शिक्षा होती थी। और ये नहीं कि केवल मंत्र उच्चारण ही होते थे, उनकी व्याख्या और फिर उसके ऊपर चिंतन मनन होता था। पहले तो श्रवण होता था, स्मृति होती थी, फिर उसके ऊपर चिंतन मनन होता था। आजकल हमारी टीचर्स कहाँ ये एक पाठ को पढ़ाया ख़त्म, खाली पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है उनको। तो मतलब दे डोंट अनफोल्ड द सिलेबस बट कवर द सिलेबस, डोंट अनकवर द सिलेबस। और यहाँ पे ऐसी पद्धति थी कि इसको एक्सटेंड किया जाता था, एक्सपेंड किया जाता था लेसन को, और बच्चों को सोचने के लिए उनका उनका चिंतन मनन, निधिध्यासन, मेडिटेशन उसके ऊपर कराई जाती थी। वो डीप में जाके उसको तत्व ज्ञान मिलता था, हर विषय को वो बहुत गहराई से पढ़ता था। ये मेथोडोलॉजी होती थी। और सबसे पहला जो विषय होता था, आगे मैं विषयों की बात करूंगी, जो 64 विषय पढ़ाए जाते थे, और हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में भी जो विषय बताए हैं, सबसे पहला भाषा होता था। जैसा मैंने बताया कि भाषा का स्वर ज्ञान, उसका उच्चारण, उसका संतुलन, उतार चढ़ाव, दीर्घ, हर्ष स्वर, प्लुत स्वर, ये सब बताए जाते थे। तभी उनको भाषा पे इतने परिपक्व हो जाते थे कि ऐसे बिल्कुल नॉन स्टॉप जो भाषा, बिल्कुल जो उनका प्रवाह होता था, धारा प्रवाह देखने वाला होता था। आजकल तो हमारे बच्चे ना अंग्रेजी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना हिंदी में। संस्कृत की तो खैर बात ही छोड़ दो, वो तो गायब ही कर दी गई हमारे पाठ्यक्रमों से। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो संस्कृत हमारी भाषा एक बार फिर से हमारे विद्यालयों में पढ़ाई जाए, और इसको बहुत सीरियसली, गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि और इसको एक पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए, है ना। अंग्रेजी छोटे बाल्यकाल में किसी दूसरे की माँ की भाषा नहीं सिखाओ, अपनी माँ की भाषा सिखाओ, मातृभाषा। और हमारे प्राचीन काल से चली हुई, जिसमें जो इतनी समृद्ध है, जो चरित्र का निर्माण करती है, उस भाषा को एक बार लाना है। तो ये आज मैं इसके बुद्धि के मैंने जो गुण बताए आपको, उनका हमें विकास करना है, उसके बारे में हर टीचर को सोचना है। मैं जब टीचर थी, जब मैं स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, तब मैं अपनी टीचर्स को कहती थी कि बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ाइए, स्मृति। और वो करती थी कुछ, जैसे उन्होंने चीज़ें टेबल पे रख दी और एक एक करके 10-12, फिर उनको हटा दिया, फिर पूछा एक एक बच्चे से कि इसमें कौन सी चीज़ गायब है, या मैंने क्या क्या रखा था। तो इसी तरीके से चित्र दिखाए जाते थे, और चित्र दिखाए जाते थे, एक चित्र, दूसरा चित्र, 10 बच्चे दिखा दिए, फिर उनको हटा दिया, फिर उसी क्रम में वो चित्रों का उनको बताना होता था कि पहले नंबर पे ये चित्र था, दूसरे पे ये था। तो इस तरह से बच्चों की मेमोरी, तो मैं छोटे लेवल की बात कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे तो बड़े बड़े, मतलब किस छंद में लिखा गया है, अध्याय के किस पृष्ठ पर, कौन सी पंक्ति में ये शब्द आता है, ये मंत्र आता है, इस तरह से भी परीक्षाएं ली जाती थी उनकी। तो ये तो प्रमाणित है। आजकल तो खैर अब अवधान कला विद्या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। मुश्किल से 100-150 लोग हों, वो भी साउथ में, तो अलग बात है। और घन पाठ और इस शिखा पाठ के बहुत कम आचार्य रह गए हैं जो इस तरह से उच्चारण करते हैं। वो सुनो, एक लयबद्ध होके जो सामूहिक गान होता है, उसमें ध्यान लग जाता है तुम्हारा। क्या खो दिया हमने, आप सोचिए।
अब अगले उसमें मैं सब्जेक्ट्स भी बताऊंगी अपने अगले लेसन में, और बताऊंगी कि और विधियां कैसी होती थी और कितने तरह के कोश होते थे, हर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितनी होती थी। तो ये मेरी जो पुस्तक मैं आज सामने नहीं रखी मैंने, द स्पिरिट ऑफ वैदिक विद्या, आप ज़रूर खरीदें, उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।